बिहार कानून साज़ के इजलास से पहले एमआईएम ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अक़लियतों के मसले को मीडिया के सामने रखा गया। एमआईएम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि असेंबली के इजलास में वो किन किन मुद्दों को उठाने जा रही है। एमआईएम के एमएलए और रियासती सदर अख्तर उल ईमान ने बिहार हुकूमत पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हुकूमत उर्दू के जायज हुकूक को भी देना नहीं चाहती। अख्तर उल ईमान के मुताबिक स्कूलों में उर्दू की असामियां बरसों से खाली हैं। टीटी उर्दू के उम्मीदवारों के मामले को लटकाकर रखा गया है। उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है। उर्दू बिहार की आधी आबादी की जबान है और उर्दू बिहार की 1/4 आबादी की मादरी जबान है। और उर्दू के साथ पे दर पे हुकूमत गफलत कर रही है और कहीं न कहीं से अदावत कर रही है। 2013 में उर्दू बंगला टीईटी का एग्ज़ाम लिया गया और 12,000 उम्मीदवारों को पास करके फेल कर दिया गया। वो आज तक सड़क पे डंडे खा रहे हैं, उनकी बहाली नहीं हो पा रही है। इधर अभी उर्दू ट्रांसलेटर्स का एग्ज़ाम लिया था एसएससी के ज़रिए से और उसमें भी बड़ी बदनवानी हुई है। पहले ज़ुमरे में जिन लोगों का इंटरव्यू लिया गया, काउंसलिंग कराई गई, जिनके कागजात दुरुस्त पाए गए, जब लिस्ट निकाला गया है तो उसमें बहुत सारे लोग छांट दिए गए। दोबारा भी इन लोगों ने लगभग तकरीबन 400 लोगों को बुलाया फिर काउंसलिंग के लिए। कुछ अगली लिस्ट से, कुछ दूसरी लिस्ट से लिया गया। कागजात जिनके दुरुस्त पाए गए उनको अगर छांटा गया है, उनको अखराज किया गया है तो कट ऑफ मार्क्स की वजाहत करनी चाहिए, वो भी नहीं किया गया है। हाई स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई लाजमी उर्दू के टीचर हुआ करते थे 2020 तक, लेकिन बिहार सरकार ने अभी जो मानक मंडल में तब्दीली की है उसमें उर्दू टीचरों की गुंजाइश नहीं रखी गई है। इसलिए हाई स्कूलों में उर्दू टीचर लाजमी तौर पर बहाल हो, मानक मंडल में एक का इजाफा किया जाए, उसका हम मुतालबा कर रहे हैं। चौथा मामला ये है कि उर्दू एकेडमी और उर्दू मसावरती कमेटी उसमें आज भी वो तश्कील नहीं पाई है और उनका सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी का वो तो खाली पड़ा हुआ है। इन तमाम तर मामला जो इल्तवा का शिकार है, हुकूमत अगर उर्दू दोस्ती करती है तो हुकूमत को ये तमाम तर मामला को फौरी तौर पर हल करना चाहिए। और एमआईएम ने इस मसले को सदन में उठाने का फैसला किया है। प्रेस के माध्यम से हम आपको कह रहे हैं और ये पूरी लड़ाई बिहार में लड़ाई लड़ी जाएगी। गुलाम सरवर साहब ने, तकी रहीम साहब ने, प्रोफेसर मुगनी साहब ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने उर्दू की लड़ाई का जो रास्ता हमें दिखाया है। अगर हुकूमत ने उर्दू के जायज हुकूक को पूरा न किया तो पूरे सूबा में तहरीक चलाएगी एमआईएम। उधर एमआईएम की जानिब से बिहार हुकूमत को उर्दू के मामले पर कटघरे में खड़ा करने से जेडीयू के मुस्लिम लीडर भड़क गए हैं। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर खान का कहना है कि बिहार नीतीश कुमार का है, न कि असदुद्दीन ओवैसी का। मेजर इकबाल के मुताबिक हुकूमत उर्दू के मामले पर संजीदा है। मेजर इकबाल का कहना है कि स्कूलों में उर्दू के टीचरों को बहाल किया जा रहा है, लेकिन बिहार की तरक्की एमआईएम को नहीं दिखाई दे रही है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो भी सिपा सलार हैं यहाँ, उनको जानना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान, ख़ास तौर पर बिहार, ये नीतीश कुमार का बिहार है, यह असदुद्दीन ओवैसी साहब का बिहार नहीं है। उनको पता होना चाहिए। और उर्दू मुसलमान, उर्दू दां, उर्दू के चाहने वाले की जितनी मोहब्बत और जितनी पारसाई इस हुकूमत ने किया है उतना किसी हुकूमत ने नहीं किया। शहर लखनऊ को तहजीब का गहवारा कहा जाता है। खास तौर पर अवध में शहर फैजाबाद और लखनऊ की तारीख में हिंदुस्तानी समाज की मुश्तरका तहजीब की अक्कासी होती है। बिलखुसूस लखनऊ की तहजीब में आपसी रवादारी और समाजी यकजहती की कदरों की अक्कासी उर्दू अदब की नसर निगारी और शायरी में भी नजर आती है। इस मौजू के पस मंजर में उर्दू ज़बान अदब में लखनऊ तहजीब की अक्कासी के उन्वान से आज मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में एक ऑनलाइन सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़कर उर्दू अदब की मारूफ शख्सियात ने तारीख के हवाले से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। अमजद अली शाह का जमाना था, 32 साल की उन्होंने उम्र पाई और उसमें जो उनके दरोदीवार हैं, बकावली का जो रहन सहन है, वो मुकम्मल तहजीबी नुमाइंदगी लखनऊ की उसमें होती है। ऐवाने बकावली जिधर था, हौज आईना दारे बामोदर था, रखता था वो आपसे सिवाताब, चंदे खुर्शीदो चंदे महताब, 12 दरीवां जो सोने की थी,
सो ख्वाबगाहे बकावली थी। तो ये जो ख्वाबगाह का तस्वुर है, वो जो पाइन बाग है, ये सब लखनऊ में हुआ करता है। और आज भी खुदा का शुक्र है कि हमारे वो गुंबद मीनार उस अजमत रफ्ता का निशान बता रहे हैं, और मलबे भी बता रहे हैं कि ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का। इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। देखिए, आपने जिक्र किया है बड़े बड़े शोरा का, लेकिन बेगमात का भी जिक्र किया है, आपने नवाबीन का भी जिक्र किया है, जिन्होंने उर्दू की तहजीब में एक बहुत लाजवाब रोल अदा किया है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि कभी हमारे इक्के तांगे वालों को भी याद कर लीजिए। लखनऊ के लिए कहा जाता है कि अगर आप किसी इक्के तांगे वाले से बात करेंगे तो वो आपको शेर में जवाब देगा। ये एक जमाने में हमारी तहजीब में था और हमारे वहाँ था। लखनऊ के शाम के मुतल्लिक या लखनऊ की तहजीब के मुतल्लिक जो कुछ भी बातें हैं उन सब का जिक्र आया, उन सब को आज सराहा गया, उन सब की आज फिर बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुश्तरका तहजीब का तस्वुर है वो पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं मिलता है तो दिल्ली और लखनऊ में मिलता है। मुश्तरका तहजीब को उर्दू की तहजीब भी कहा जाता है। उस तहजीब को आम करने की बहुत ज़रूरत है। आज के दौर में मुश्तरका तहजीब से ही हमारा मुल्क फिर से दोबारा से तरक्की कर सकता है और पूरी दुनिया में फिर से हम ये शान से कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दिल्ली के हौस खास इलाके में लोकायत आर्ट गैलरी के अंदर कैनेडियन और बांग्लादेशी नजाद मुसव्विर सुल्ताना मरियम के काम पर मबनी सोलो पेंटिंग की नुमाइश का एहतमाम किया गया। 25 जून तक जारी रहने वाली इस नुमाइश को बेहद सराहा जा रहा है। आर्टिस्ट मरियम सुल्ताना का कहना है कि उनका काम फितरत के करीब है। दिल्ली के हौस खास के लोकायता आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन लगी हुई है। ख़ास बात यह है कि जिस तरह की एग्जीबिशन है वो अपने आप में ख़ास है। ये एग्जीबिशन कल तक चलने वाली है, लेकिन इसमें सबसे ख़ास ये है कि जिन्होंने एग्जीबिशन लगाई, जिनका ये काम है, वो खुद बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती हैं और कनाडा में रहती हैं। दिल्ली में एग्जीबिशन लगी, हमारे साथ मरियम सुल्ताना, जिन्होंने ये तमाम काम किया है, वो मौजूद हैं। मरियम जी, बहुत अच्छा काम है, सब लोग देख भी रहे हैं। यहाँ आपने ये पूरी एग्जीबिशन यहाँ पर आपकी लगाई गई, आपका काम यहाँ पर, कैसा रिस्पांस रहा और तो कैसा रिस्पांस रहा ये? धन्यवाद पहले आपको, फिर भी आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार इंडिया में आई हूँ और पहली बार मेरा सोलो एग्जीबिशन हो रहा है। जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे कुछ मालूम नहीं था क्या होने वाला था, फिर भी जब आ गया तो इसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत मेरा काम का बहुत तारीफ़ की, सब लोगों ने आया, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी की, इतना जैसा जो लोग को मैंने सोच भी नहीं सकती थी वो भी लोग मेरे गैलरी में आए थे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अलग तरह की ये पेंटिंग्स हैं, तमाम वर्क है। ये क्या है, ये किस तरीके से, क्या सोच आती है जिसके साथ आप इसको फ्रेम करती हैं, उसके बाद इसको अपना जो खाका होता है उसको पूरे इस कागज़ पर इसको नक्श करती हैं, उतारती हैं? अच्छा, पहले जो मेरा पेंटिंग का सब्जेक्ट है नेचर, मैंने नेचर से जो कलर है मैंने जो, बिकॉज आई एम लिविंग इन वैंकूवर, सो ये मेरे लिए इजी हो गया क्योंकि वैंकूवर का जो नेचुरल जो कलर है वो बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट कलर होता है। जैसे ठंडी में कुछ और कलर होता है, जैसे गर्मी में कुछ और कलर होता है, फॉल में कुछ डिफरेंट कलर होता है। तो ये कलर जो मैंने देखा उधर, जो देखती हूँ हर रोज़, जो देखती हूँ मैं, वही मेरा ऊपर आ गया। तो मैं वही कलर को मैं यहाँ लाया मेरे तरफ से, मेरे खुशी से। यहाँ पर 45 पेंटिंग्स लगी हैं और इसमें इन्होंने जब मुझे मेल पर भेजा तो मैंने देखा डेफिनेटली डिफरेंट तरह के एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप है,
कोई कहता है लैंडस्केप है, मैं कहता हूँ ये एब्स्ट्रैक्ट कंपोजिशन है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट टुगेदर हैं, कहीं लैंडस्केप भी है, कहीं फोटोग्राफिक इमेजेस भी हैं, कहीं पोस्टर्स भी हैं, कहीं राइटिंग भी है, कैलीग्राफी भी है, मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और हमने फिर डिसाइड किया कि ठीक है हम शो करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे वर्क, मुझे मोर देन 100 वर्क्स इन्होंने भेजे, तो उसमें हमने 45 वर्क सेलेक्ट किए जो इसमें डिस्प्ले है। उस 45 में हर एक का एक ही स्टाइल पैटर्न तो इनका वही है कि जो इनका पेंटिंग का जो फ्लो, इनका जो पेंटिंग में जो कलर एप्लीकेशन है वो बहुत फ्लो है, इसमें स्पीड है, मूवमेंट है, उसमें कोई बाउंड्री के अंदर ही नहीं है, कोई लीनियर इफेक्ट उसके अंदर नहीं होता ना, एक लाइन ड्राइंग करके आप उसमें कलर फिल करते हैं। इनका स्ट्रेट अवे बिना किसी स्क्रिबल के, बिना किसी स्केच के पेंटिंग बनी। इवन आप देखेंगे जो हैंगिंग का तरीका जो आप देख रहे हैं, नॉर्मल फ्रेमिंग नहीं किया इन्होंने फ्रेमिंग भी थोड़ा डिफरेंट किया है, क्योंकि इनको कनाडा से आना था दिल्ली, तो काफ़ी सारा वर्क था। तो कहने के लिए फ्रेमिंग से लोग कहते हैं जैसे कैलेंडर इफेक्ट होता है ना, तो कैलेंडर इफेक्ट आ रहा है, हैंगिंग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट किया, तो ये भी लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए। जो क्वेश्चन आपने पूछा मरियम सुल्ताना से, बहुत अच्छा है कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि सब लोग इसकी मिस्ट्री ढूंढ रहे हैं इसके अंदर है क्या, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जो इन्होंने कहीं के बहुत डीप टोन यूज़ किया है, उससे पेंटिंग में डेप्थ ऑफ फील बढ़ गया है, तो हमें देखने के लगता है बहुत गहराई नज़र आ रही है। तो ये वो एग्जीबिशन है, अगर आपको वाकई आर्ट में दिलचस्पी है और आप बहुत कुछ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और ख़ास तौर से जिस तरह का नेचर यहाँ के जो पेंटिंग्स हैं उनके अंदर नज़र आता है, तो ये आपके देखने लायक चीज़ है। कैमरामैन फिरोजवानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हैदराबाद की गोलकुंडा में 106 साल पुराना स्कूल आज भी इसी आन बान शान से चल रहा है। तेलंगाना हुकूमत स्कूल पर खास तवज्जो देती है। सरपरस्तों के मुताबिक यहाँ मुफ्त ड्रेस, दोपहर का खाना और किताबें दस्तयाब हैं। तालीम और तरबियत काफ़ी अच्छी होती है। तलबा पर असातिज़ा काफ़ी मेहरबान है। वाज़ह कि 1906 में गोलकुंडा बॉयज़ हाई स्कूल का क़याम अमल में आया था। स्कूल के अहाते में वसी और अरीज़ प्ले ग्राउंड भी है। यहाँ के बच्चे खेल के मैदान में भी आगे आगे रहते हैं। 1999 में तेलंगाना फुटबॉल टीम के कप्तान इसी स्कूल से फारिग हुए थे। स्टडीज ये जो स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमको ड्रेस फ्री मिल रहा है, बुक फ्री मिल रही है, खाना दे रही है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद गवर्नमेंट स्कूल है ये बड़ा। तो ये जो लीडर्स दे रहे हैं हमारे को बहुत अच्छा दिख रहा हमारे को दिल को। ये केसीआर साहब जो कर रहे हैं हमारे वास्ते कर रहे हो, जो आप आगे भी करना आप वो बोल के बोल रहे हैं। गोलकुंडा बॉयज हाई स्कूल में मेरे पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, और इस स्कूल की पढ़ाई अच्छी है और स्टाफ बहुत अच्छा है, और बुक्स, ड्रेस प्लस दोपहर का खाना भी यहाँ पर मिलता है। बहुत अच्छी सर्विस है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से भी शुक्र अदा करता हूँ जो हम लोग को इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। मेरा स्कूल 1906 का स्कूल है, एस्टेब्लिशमेंट, यानी पूरे 116 साल पुराना स्कूल है। मेरी खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे एज ए हेडमास्टर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में तकरीबन 400 से ज़्यादा बच्चे के एडमिशन हो चुके हैं टोटल 6 से लेकर 10 तक। और बहुत खुशी की बात यह है कि तेलंगाना में मेरे ख्याल में मेरे स्कूल की जितना अच्छा स्कूल कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कि वसी बिल्डिंग है, वसी प्लेग्राउंड है, फुटबॉल प्लेग्राउंड जो हमारे स्कूल की मिल्कियत है वो है, जिसकी वजह से हमारे स्कूल के हर साल 2 या 3 बच्चे नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेलते हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जो है ना हमारे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को भी जाता, इसलिए कि यहाँ पे गोलकुंडे में पढ़ने वाले बच्चे पूरे सलम बस्ती के बच्चे रहते हैं जो बिलो पॉवर्टी लेवल के रहते हैं। तो बच्चों के लिए नोट अपने बुक्स फ्री है, टेक्स्ट बुक फ्री है, यूनिफॉर्म फ्री है, मिड डे मील्स फ्री है यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन टीचर्स का तजुर्बा हमको हासिल है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम रिजल्ट ला सक रहे हैं। और चूंकि फुटबॉल ग्राउंड है हमारा, इसलिए हम क्या होता है खेल कूद में भी हम दूसरे स्कूल्स की बात हमारा स्कूल टॉप कर रहा लिहाज से। और एक नई खुशखबरी ये देना है मीडिया के जरिए कि एमबी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मना स्कूल के नाम पे, मना बड़ी पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल को 42 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं। मुमरा में इशाल फाउंडेशन नामी समाजी तंजीम हर साल कुर्बानी के मौके पर गरीबों के हिस्से का गोश्त शहरियों से जमा करके इसे सलीके से पैकेट बनाकर गरीब बस्तियों में घर घर जाकर तकसीम करने का एक इंसानी कार्य खैर अंजाम देती है। इस साल भी उन्होंने शहरियों से गोश्त और जानवर भेजने की अपील की है। हमारी ये अपील है कि आप लोग जो कुर्बानी करते हो, आपकी कुर्बानी का जो गोश्त है
वो आपके रिश्तेदारों में असबाब में आप बांट देते हो। कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि जो ज़रूरतमंद रहती है वहाँ तक पहुँचती नहीं है। कुर्बानी का मेन मकसद ये है कि जिसके अंदर आपका एक हिस्सा गरीबों तक पहुँचे। तो हम ये बार आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप जो है, हमने 4,700 रुपया गोश्त का हिस्सा रखा है, वो गोश्त आपको दिया नहीं जाएगा, लेकिन वो गोश्त मुमरा के कौसा के जो लोग हैं ज़रूरतमंद, उन लोगों तक ये गोश्त को जो है बांटा जाएगा। और इसके अलावा अगर आप हिस्सा नहीं ले सकते हो तो आप हमें जानवर डोनेट कर सकते हो, आप हमें आपका गोश्त जो है कुर्बानी का वो डोनेट कर सकते हो। हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 लोगों की हमारी टीम है जो अवेलेबल रहेगी हमेशा। आप जहाँ भी फ़ोन करके हमें बुलाएंगे, हम वहाँ पर आके आपका गोश्त भी कलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप अपना पूरा जानवर भी देना चाहते हैं हमें तो आप जानवर दे सकते हो और वो कुर्बानी कर वो तकसीम किया जाएगा। ड्रग्स के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने खुसूसी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। इस मुहिम के तहत आने वाले जुमे को मसाजिद में मंशियात के मुज़िर असरात पर खिताब किए जाएंगे। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के मुआविन जनरल सेक्रेटरी मौलाना सुलेमान खान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 26 जून को ड्रग्स मुखालिफ डे के तौर पर मनाया जा रहा है। पहले जो 24 तारीख को जुमा का दिन है और जुमा का खुतबा एक बड़ा अहम जो है मौका होता है जब मुसलमान बड़ी तादाद में मस्जिद में जमा होकर खुतबा उलमा किराम के जो है खिताबात सुनते हैं। तो ये फ़ैसला किया गया है कि इंशाअल्लाह 24 की तारीख को एक मुस्तकिल इसी उन्वान पर जो है हर मस्जिद में जुमा का खिताब हो, इसकी कोशिश की जाएगी। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नायब सदर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने एक खुतबे जुमा मुरतब किया है जो तमाम खुतबाए किराम को पहुंचाया जा रहा है। देखिए अभी ड्रग्स में क्या है, सिर्फ ड्रग बोले तो एक ही एंटी ड्रग्स में नहीं आता है। सिगरेट से लेके मतलब जो भी नशा देने वाली चीज़ है, लाइक यूज़ किया हुआ शेल्स को तोड़ के बनाते हैं। जो सिरप्स मिलता है मेडिकल में, तो थोड़े सिरप्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से दिया जाता है। तो थोड़े बहुत मेडिकल्स वाले क्या करते हैं, इस पर रोशनी नहीं डालते, ध्यान नहीं देते, कोई भी आयत दे रहे हैं। तो हम इन सब चीज़ों को अलर्ट करना है, सबको अलर्ट करना पड़ता है। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाए, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ों पर अगर सबको हम अवेयरनेस करेंगे, सभी इस पर ध्यान देंगे, तो हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे इस चीज़ को। तालीम बालिगान स्कीम के तहत मैट्रिक का इम्तिहान देने वाली खवातीन की कामयाबी का तनासुब 100% रहा। SSC कामयाब खवातीन में सन रसीदा खातून हाजरा भी शामिल है। हाजरा बी ने अपनी पोती के साथ मैट्रिक का इम्तिहान दिया और कामयाबी हासिल की। वो कैसे, देखिए न्यूज़ 18 उर्दू की औरंगाबाद से ये खास रिपोर्ट। औरंगाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हरसोल गांव की साकिन हाजरा बी ने कभी स्कूल की सूरत नहीं देखी, लेकिन शादी के बाद शौहर ने तालीम की तरगीब दिलाई और हाजरा बी ने अपनी पोतरी के साथ न सिर्फ SSC का इम्तिहान दिया बल्कि नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल की। अभी पास हो गए तो 55% मार्क्स मिले हमको। खुश हो गए, वो भी घर वाले भी, हम भी सब खुश हो गए। बोले पढ़ो, बोले और इसके आगे भी सब कुछ हो गया, हमारे नाती भी, हम भी। और वो बोले क्या, मन बोले पेपर देने को मेरे जी घबरा रहा, दूँ क्या ना को, तो बोले दे दे, बोले बिंदास, बोले पास हो जाएंगे बोले तो। फिर उनके बोलने पे दे दिए, उन्होंने मदद करा हमारी। अब नौकरी करने का इरादा है, क्या पढ़ने वाले अब देखेंगे, अल्लाह ने जो चाहे तो डॉक्टर या कुछ भी जो तकदीर में हो बनेंगे। मजबूरी इंसान को सख्त फैसले करने पर उकसाती है। ऐसा ही कुछ हाजरा बी के साथ हुआ। उनकी सहेलियों ने तालीम की अहमियत का एहसास दिलाया और कुछ कर गुजरने के जज्बे ने हाजरा बी को तालीम बालिगान स्कूल का रास्ता दिखाया। हालांकि हाजरा बी को किसी चीज की कमी नहीं है, भरा पूरा खानदान, नाते नवासियां और सब कुछ हैं। घरेलू कामों के अलावा खेती बाड़ी में भी उनकी दिलचस्पी है। इन सब के बावजूद हाजरा बी ने हुसूल तालीम को जिंदगी का मकसद बनाया। पढ़ाई का ऐसा शौक हुआ कि हमने 11 बेचारे का बचत गट चालू करे थे और वो स्लिप भरने की, तो हमारे सहेलियों को बोलते थे हम चलो साथ में, तो 1-2 बार आए साथ में, स्लिप भर के दिए।
फिर बाद में वो ये करने को लग गए, बोले मेरे को काम है, बोले तुम जाओ और भर ले, बोले किसकी ब्याज से। तो उसके पास से फिर हमको शौक लगा कि आपने को पढ़ना चाहिए करके, कब तक किसकी खुशामद करेंगे। मैं तो सुबह में स्कूल जाती थी और दादी भी खेती का काम करते थे, और फिर शाम में उनको बड़े लोगों के साथ पढ़ाई करते थे वो उनके स्कूल में, और फिर शाम में उनको जो नहीं समझता था वो मुझसे पूछते थे। इस तरह से हम दोनों ने 10वीं के इम्तिहान दिए और पास हुए। दादी के 55% है और मेरे 77%। अपनी नवासी के साथ हजरबी की कामयाबी की खुशी शायद पूरी नहीं हो पाती अगर औरंगाबाद में तालीमी निस्वां इदारे की सहूलत न होती। औरंगाबाद में ख़वातीन को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का यह वाहिद स्कूल है। इसी स्कूल से हजरबी ने मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। इस साल ख़वातीन के इस स्कूल का नतीजा 100% रहा। अभी इस साल 44 छात्राएं बैठी थी एग्ज़ाम के लिए, उसमें से 3 छात्राएं ने तो एग्ज़ाम ही दी नहीं, लेकिन 41 छात्राएं अच्छे मार्क्स लेकर पास हो गए हैं। उसमें से 10 छात्राएं जो है विशेष प्रावीण्य यानी कि 75% मार्क्स लेके 75 के ऊपर 10 छात्राएं हैं, और प्रथम श्रेणी में 60 के ऊपर ऐसी 25 छात्राएं पास हो गए हैं। 60 साल की उम्र में मैट्रिक में कामयाबी हासिल करके हजरबी ने अमली तौर पर साबित कर दिया कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान अगर अज़्म कर ले तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। हजरबी की कामयाबी हमारे मुआशरे के उन नौजवानों के लिए एक मिसाल है जो ये कहते हैं कि तालीम से कुछ नहीं होता, मुस्बत सोच होगी तो मुआशरे में इनकलाब बर्पा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।